हेलो तो साथियों, कैसे हो। आपको पोस्टर ही दिख गया होगा और उसमें भी पता चल गया होगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो इससे पहले मैंने कई सुप्रीम कोर्ट के और भी जजमेंट के बारे में बताया था और अब इनमें कुछ खास सुप्रीम कोर्ट के एक साप्ताहिक जजमेंट मैं आपको इस पर बताने वाला हूँ, जो कि ये जजमेंट और हम इस मामले में ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं इसी प्रकार से आपको 18 अप्रैल 2022 से लेकर 22 अप्रैल 2022 तक इन्हें साप्ताहिक रहता है सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास आर्डर जजमेंट पर एक नज़र डाल लेते ताकि हमको भूला नहीं जाता है। तो हम देखते रामचंद्र बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। अब ये क्या बोलता है मामला हमारा। पीठासीन जज ने CRPC सेक्शन 140 अंडर क्लोज 2 के तहत सजा माफी के आवेदन पर राय देते समय अपर्याप्त कारण बताना चाहिए। इन्हें इसका मामला सीधा सीधा ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट में रामचंद्र बनाम छत्तीसगढ़ राज्य का मामला चल रहा था तो वो बहुत दिनों से पहले से चला आ रहा था। तो उसमें उन्होंने बताया कि CRPC की धारा 433 उपखंड 2 के तहत जब सज़ा की माफ़ी होती उस समय पर्याप्त राय का कारण भी देना होता है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही जब हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सज़ा देने वाली अदालत यानी निचली अदालत बहुत सारी बार क्या है कि गर्मा गर्मी मामला में और अप्रासंगिक असंवैधानिक तरीके से अपने फैसले को जल्दबाजी तरीके से दे देती है। उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने CRPC की धारा 433 उपखंड 2 के तहत ये प्रावधान और ये जजमेंट दिया रामचंद्र बनाम छत्तीसगढ़ राज्य। पीठासीन अधिकारी को सजा माफी के आवेदन पर राय देते समय पर्याप्त कारण बताना जरूरी होता है। और इस पर कितने जज की बेंच बैठती है और कौन जज इसका फैसला सुनता है, अब ये भी देखेंगे हम इसमें। इसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस अनिरुद्दीन बोस यानी कि जो मेन बेंच है सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान जस्टिस DY चंद्रचूड़, यही पीठ का ये चौथे नंबर की पीठ है इनकी। तो ये पीठ फैसला सुनाती है और इनके अंडर में कुछ और भी जजेस आते हैं। अनिरुद्दीन बोस की पीठ, इन दोनों ने कहा कि सज़ा देने वाली अदालत के पीठासीन अधिकारी की राय में अपर्याप्त कारण दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432(2) की आवश्यकता को पूरा नहीं करेंगे। अदालत ने पाया कि धारा 432(2) CRPC का उद्देश्य कार्यपालिका को सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए एक सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनना होगा। यानी कि उनके साथ में जब 433 CRPC की धारा उपखंड 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या है कि इसमें सूचीबद्ध निर्णय और कार्यपालिका प्रासंगिक निर्णय नहीं लेते थे उस समय, जो कि इसमें लेना पड़ेगा। ये इस मामले में कहा गया है, इसमें कोई ज़्यादा खास देने वाला है नहीं। बढ़ते अगले तरफ की। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड बनाम शैलेंद्र भटनागर। अब इनमें देखते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अगर एयरबैग सिस्टम कार खरीदार द्वारा समझा गए यानी कि ये उपभोक्ता से संबंधित मामला है, उपभोक्ता अधिनियम 1988 सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहा है तो कार कंपनी दंडात्मक क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायित्व है। सुप्रीम कोर्ट
यानी कि एयर ब्रेक की जो कार वो जो सुरक्षा के लिए जो बीमा वगैरह मुहैया करवाती है, उसमें अगर विफल रहा तो कार की जो कंपनी हो दंडात्मक रूप से क्षतिपूर्ति करेगी, जिसकी अगर वो दे नहीं पाई तो। देखते अब सुप्रीम कोर्ट इस बारे में अपने क्या निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एयर बैग सिस्टम प्रदान करने में विफलता को उचित विवेक के एक कार, यानी कि मैंने एक कार खरीद ली या फिर आपने ए नाम का कोई व्यक्ति ने कार खरीदी, तो विवेक के एक कार खरीदार समझे गए सुरक्षा मानकों को पूरा करेगी, यानी कि जो कंडीशन कार मालिक ने या फिर वो दुकानदार ने बता रखी थी कि आपको ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, उनने वो कंडीशन भी फॉलो कर दी, उसके बाद भी वो उस कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहा है। दंडात्मक क्षति के अधीन होनी चाहिए जिसका निवारण प्रभाव हो सकेगा। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस अनिरुद्दीन बोस की पीठ ने कहा है कि कोई उपभोक्ता भौतिक में विशेषज्ञ होने के लिए गति और बल के सैद्धांतिक आधार पर भी टकराव की गणना करने के लिए नहीं है। अदालत ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण NCDRC के आदेश के खिलाफ हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए इस प्रकार कहा कि NCDR ने दिल्ली उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें हुंडई क्रेटा के एयर बैग्स न लगाने के कारण एक्सीडेंट के समय सिर, छाती और दांतों में चोट लगने वाले उपभोक्ता को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया, जो कि उनने जो लक्ष्य दिया था कि भाई बीमा करवाया आपने पहले, तो उस बीमा कि जब उनकी एक्सीडेंट कुछ भी हो चुका तो उनका बीमा दो उनको, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देने का अधिकार इसमें है। बढ़ते अगले मामले की तरफ। तो अगला मामला हमारा ये है रामवीर उपाध्याय वर्सेस यूपी सरकार 2022। अब इसमें मेन काज रहने वाला है CRPC की धारा 482 यानी 482। आपराधिक कार्यवाही महज इसीलिए रद्द नहीं की जा सकती है कि शिकायत राजनीतिक प्रतिद्वंद द्वारा दर्ज की गई सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बहुत सारी बार राजनीतिक संगठन की वजह से शिकायत दर्ज की जाती है, जो कि CRPC की धारा 482। सुप्रीम कोर्ट बोलता है क्योंकि समझाने में और पढ़ने में कुछ अंतर रहता है, तो हम दोनों को साथ साथ में करते जा रहे हैं ताकि आपको भी समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CRPC की धारा 482 के तहत आपराधिक कार्यवाही महज इसीलिए रद्द नहीं की जा सकती है क्योंकि वो बोलते हैं रद्द करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट कहता नहीं, रद्द नहीं कर सकते, हम नहीं की जा सकती है कि शिकायत एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता द्वारा दर्ज कराई गई है। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी यानी कि महिला जज है, न्यायमूर्ति S बोपन्ना की पीठ ने कहा कि इस तथ्य की राजनीतिक प्रतिशोध्यता के कारण शिकायत शुरू की गई हो सकती है। आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार नहीं है, आधार नहीं है, अधिकार। पीठ ने रामवार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका को खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणी की। आरोपी ने अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हाथरस के आदेश को भारतीय दंड संहिता की 1860 की धारा 365 के साथ गठित धारा 511 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1) के तहत दायर याचिका का संज्ञान लेते हुए चुनौती दी गई, क्योंकि इसने इस बात की चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी थी और इसने IPC सेक्शन लगाया। इसने सर्वप्रथम तो 355 उसी के बाद में 111 और फिर उसने SC/ST एक्ट लगा दिया। ऐसे 2-3 धारा के तहत इनने मामला दर्ज करवाया और SC/ST एक्ट में भी धारा 3 एक, यानी कि इनके ऊपर कुछ जुल्म हो रहा होगा जातिगत रूप से, उस आधार पर।
अभी ये मामला संज्ञान में चल रहा है, इन पर भी कोई हुआ नहीं। महेश कुमार केजरीवाल बनाम भानुज बिंदल। अब ये महेश कुमार केजरीवाल वर्सेस भानुज बिंदल 2022 NI एक्ट की धारा 138 के तहत केसों में आरोपी पूरी तरह से पेशी में छूट का दावा नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट। मैंने ये यहीं पे लिख रखा है, इनको हेडलाइन कर रखा, इनसे आपको अच्छे समझ में आएगा। ये तो क्या है कि आपको वैसे थोड़ा स्टेटिक रूप से समझाने के लिए है ताकि जल्द समझ में आ जाए। तो इनमें है कि NI एक्ट की धारा 138 के तहत ये बोला गया है कि जब केस में आरोपी पूरी तरह से पेशी में छूट का दावा नहीं कर सकता है कि भाई मुझे पेशी ही दी जाए, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट रूप से कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई आरोपी नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध से संबंधित मामले में पेश होने से पूरी छूट का दावा नहीं कर सकता कि भाई मुझको पूरी छूट दो ही सर, आप ये दावा नहीं कर सकता। अन्यथा पहले इस धारा के तहत मतलब वो दावा कर सकता है, जो कि इस मामले में संशोधन कर दिया गया है। इस मामले में मजिस्ट्रेट ने एक चेक बाउंस मामले में आरोपी द्वारा दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया गया था, क्योंकि इसमें ये दावा किया गया था चेक बाउंस हो चुका था कि भाई चेक दे दिया, चेक देने के बाद में उसके चेक वाले अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है और जो जिसने चेक लिया उसके पास में पैसे ही नहीं पहुँचे, तो उसको भी खारिज कर दिया। जिसमें दावा किया गया था कि जब मामला मजिस्ट्रेट के सामने उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए सूचीबद्ध हो तो उसे सभी तारीखों पर छूट दी जाए। यानी कि जब मजिस्ट्रेट यानी निचली अदालतों में जब मामला सूचीबद्ध रूप से चल रहा तो उसकी उपस्थिति के लिए उसको सभी जो तारीख मिले उस तारीख में छूट दिया जाए। आगे बोलता है बाद में पुनरीक्षण याचिका मतलब वापस से रिपिटिशन IPL की आंशिक रूप से स्वीकृति करते हुए सत्र न्यायालय यानी जिला न्यायालय ने निर्देश दिया कि अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करके मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए जमानत बॉन्ड थ्योरी प्रस्तुत करेंगे और इस आशय का शपथ प्रस्तुत करने पर कि पहचान के संबंध में कोई विवाद नहीं है उठाया जाएगा और वकील नियमित रूप से पेश होंगे। ट्रायल कोर्ट उपस्थित और अन्य आवश्यकता के अधीन जब आवश्यक हो उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे सके। इसमें क्या होता है कि धारा 138 के तहत पहले छूट नहीं मिल रही थी, जो कि अब वो छूट मिलने का भी अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि भाई जब वकील उपस्थित होगा उनको छूट भी दी जाएगी। डॉक्टर चंदा रानी अखौरी वर्सेस डॉक्टर MA मेथुसेतुपति, क्योंकि बहुत सारे केस क्या होते हैं कि उनके नाम ही हमको सही रूप से पता नहीं रहता है कि किसमें क्या हो जाएगा। तो सिर्फ इसीलिए कि डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सके, क्योंकि ये डॉक्टर के बीच का मामला है ये। तो देखते डॉक्टर किनका तो ऑपरेशन करता है और किनका ऑपरेशन नहीं करता है, इस मामले को भी हमको देखना पड़ता है। बोलता है वो कि डॉक्टर मरीज को बचाता है या नहीं बचा सकता है, उन्हें चिकित्सकीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि अगर डॉक्टर इलाज कर रहे उसके बावजूद भी अगर उनमें कोई गड़बड़ी होगी या खुदा न खास्ता उनकी मृत्यु होगी, कुछ भी होगा, तो डॉक्टर को लापरवाही नहीं ठहरा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मामले में स्पष्ट रूप से जिक्र किया है। डॉक्टर चंदा रानी अखौरी वर्सेस डॉक्टर MA मेथुसेतुपति। अब देख लेते हैं थोड़ा इनका डिटेल में पढ़ के कि क्या बोल रहा मामला, क्या नहीं बोल रहा अंदर से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए कि डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सके, नंबर 1 पॉइंट तो यहीं पे पकड़ा रहा है कि डॉक्टर मरीज को नहीं बचा सके, उन्हें किसी चिकित्सकीय लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। इस पर जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अभय S. ओक की पीठ ने कहा कि डॉक्टरों
को से उचित देखभाल की उम्मीद की जाती है, लेकिन कोई भी पेशेवर यह आश्वासन नहीं दे सकता है कि मरीज संकट से उबरने के बाद घर वापस आ जाएगा। क्योंकि पहले होता था कि मतलब अस्पताल से उम्मीद थी कि मरीज घर आ जाएगा वापस, और आश्वासन करते थे, डॉक्टर के ऊपर दबाव डाला गया, तब जाकर तो ये फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अदालत ने कहा कि दायित्व तभी आएगा जब या तो किसी व्यक्ति डॉक्टर के पास अपेक्षित कौशल नहीं है जो अपने पास होने का दावा करता है, या बी उसमें कौशल का उचित क्षमता के साथ प्रयोग नहीं किया तो उसके पास था। क्योंकि वैसे बहुत सारे दबाव बनाते थे, अब इस मामले में दबाव नहीं बना सकते थे। इसमें कहने का तात्पर्य वही है, कौशल। अगला आता है हमारा संबंध वेंकटेश चंद्रा वर्सेस कर्नाटक राज्य 2022 लाइव लॉ SC एंड सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल 2022 का ये मामला है। CRS ये केस नंबर है इसका। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, इस पर रिसर्च भी कर सकते हो आप। आरोपी के बयान। जब आरोपी के बयान लिया, केवल एक हिस्सा जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत खोज की ओर ले जाते हैं, यानी कि जैसे हम साक्षी इकट्ठा करते हैं या फिर झूठ आते हैं तो उसको रिकॉर्ड दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के बारे में कहा कि जब आरोपी के बयान लिए जाते हैं तो उस बयान में जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 खोज की ओर ले जाते रिकॉर्ड दिया गया। देखते हैं इसमें भी क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक फैसले में अभियोजन एजेंसी द्वारा साक्षी अधिनियम की धारा 27 के अनुसार तथ्य की खोज, इन तथ्य यानी सबूत की ओर ले जाने वाले बयान के हिस्से के बजाय अभियुक्त के पूरे बयान को दर्ज करने की प्रथा की आलोचना की। जस्टिस यू ललित, जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि इस तरह के बयानों में न्यायालय के विवेक को प्रभावित करने और पूर्वाग्रह से ग्रस्त होने की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति हो सकती है। इस प्रथा को तुरंत रोका जाना चाहिए। क्योंकि न्यायालय पहले क्या करता था, निचले अदालतें उनके पूरे बयान लिए जा रहे थे, पर इस प्रथा में यानी कि इंडियन एविडेंट एक्ट की धारा 27 के तहत इनमें बदलाव कर दिया कि आप इतने पूरे को नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें प्रतिवृत्ति हो सकती है, पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो सकता है। ये दो मामला उठकर आता है और इसमें कोई ज़्यादा खास वैसे रहने वाला है। अगला है तिरुपति स्टील बनाम शुभ औद्योगिक घटक यानी फैक्ट्री का मामला है। अवार्ड को चुनौती देने के लिए MSMED अधिनियम की धारा 19 के अनुसार प्रदान की गई राशि का 75% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। यानी इस मामले में पहले क्या है कि 75% जो जमा राशि करता पूर्व में, तो उनको जमा करना अनिवार्य है। ये एक अवार्ड के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि मध्यस्थता और सुलभ अधिनियम, दो अधिनियम का जिक्र किया गया है इसमें, खास ज़्यादा रहने वाला। 1996 की धारा 34 के तहत अवार्ड को चुनौती देने के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 की धारा 19 के अनुसार दी गई राशि का 75% पूर्व जमा करना अनिवार्य है, जो कि नहीं किया गया था। करना पड़ेगा वो तो ये क्या है कि इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की खंडपीठ ने एकल की पीठ बैठी थी। मध्यस्थता अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत अधिनिर्णय की राशि का 75% पूर्व जमा करने के आग्रह के बिना आगे बढ़ने का निर्देश दिया। क्योंकि पहले क्या होता था, इस धारा के तहत, धारा 34 के तहत इसमें 75% जमा करना था, जो कि अब नहीं करना पड़ा। ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला एकल पीठ द्वारा सुनाया गया। केस नंबर 8 लक्ष्मण बनाम
केसी चंद्र पप्पा गौड़ा। तो इसमें मेन कास है, ये भी 19 अप्रैल का है। वैसे 2010 से चला आ रहा था ये मामला। हिंदू अविभाजित परिवार की पैतृक संपत्ति सिर्फ पवित्र उद्देश्य के लिए उपहार दी जा सकती है, प्यार और स्नेह के दायरे में नहीं। अब ये क्या बोल रहा मामला, अविभाजित संपत्ति कि जिसका विभाजन ही नहीं हो रहा, जो पिता अपने बच्चे को ही नहीं बांट सकता। पैतृक संपत्ति सिर्फ वो क्या है, पवित्र उद्देश्य। जब वो उपहार में दिए गए तो प्यार और स्नेह के लिए नहीं दे सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में बोला, इन्हें फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हिंदू पिता या हिंदू अविभाजित परिवार के किसी भी अन्य प्रबंध सदस्य के पास सिर्फ पवित्र उद्देश्य और पैतृक संपत्ति को उपहार देने की शक्ति है। जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि पैतृक संपत्ति के संबंध में प्यार और स्नेह से निष्पादित उपहार का अभिलेख पवित्र उद्देश्य शब्द के दायरे में नहीं आता है। क्योंकि बहुत सारे बोलते हैं कि पवित्र प्रेम से हमको ये आपकी ज़मीन हमको दे दी जाए, पर ऐसे थोड़ी नहीं हो सकता है यार, किसी को भी ज़मीन दे देंगे। अदालत ने फिर आगे अपने स्टेटमेंट में कहा कि यह मानना परिसीमन अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 109 में हस्तांतरण शब्द में उपहार भी शामिल है, क्योंकि उनने उपहार भी माना, क्योंकि उपहार से भी दे सकते अविभाजित संपत्ति, उनके मन होना चाहिए तभी जाके दे सकते हो। अगला अधिनियम है सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्डिनेशन ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री कोयम्बटूर वर्सेस बनाम डॉक्टर मेहतू के स्टबिलिन। यानी इसमें बहुत सारे केस तो ऐसे हैं कि जिनका नाम ही पता नहीं रहता है, और बहुत सारे केस अच्छे केस रहते हैं। तो इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, निचोड़ क्या निकला इनका पूरा। ये साबित करने की जिम्मेदारी नियोक्ता पर है। मतलब ये साबित किसको करना पड़ेगा, नियोक्ता पर, जिसने न्योता दिया, पर जिसको न्योता दिया कि बर्खास्तगी की अवधि के दौरान कर्मचारी को लाभकारी रूप से नियोजित नहीं किया गया। जब उनको बर्खास्त किया गया था उस दौरान जब कर्मचारी को लाभकारी रूप से नियोजित नहीं किया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया। देखते डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा थोड़ा बहुत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये साबित करने की जिम्मेदारी नियोक्ता पर है कि जब उसकी सेवा समाप्त हो गई, यानी कि किसी की नौकरी लग रही थी, उसकी सेवा समाप्त हो गई, तो किसी कर्मचारी को और लाभकारी रूप से नियोजित नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले नियोजित किया जाता था, अब नहीं किया जाएगा। एक कर्मचारी को यह नकारात्मक साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि वह लाभकारी रूप से नियोजित नहीं है। जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा कि एक बार जब यह दावा करता है कि लाभकारी रूप से नियोजित नहीं है, तो उसके बाद नियोक्ता पर सकारात्मक रूप से स्थानांतरित हो जाएगा, और नियोक्ता के लिए यह साबित करना होगा कि कर्मचारी को लाभप्रद रूप से नियोजित किया गया था। अगला देखते हैं सजोना अम्मल बनाम एम दीनदयाल, यानी कि ये अपना लास्ट सेशन है, और इसके बाद में कुछ 1-2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और फिर अपनी ये क्लास एंड में समाप्त हो जाएगी। एक केस हो रहे हैं सजोना अम्मल बनाम एम दीनदयाल। तो इसका निष्कर्ष निकलता है अपना, संपत्ति का पूर्ण मालिक वसीयत द्वारा अजनबियों के पक्ष में भी अपनी संपत्ति देने का हकदार सुप्रीम कोर्ट, जो कि पहले नहीं देते थे अब दे सकते। ये मामला इसमें सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संपत्ति का पूर्ण मालिक, यानी पूरी संपत्ति का पूरा एक मालिक वसीयत द्वारा अजनबियों यानी किसी को भी के पक्ष में भी अपनी संपत्ति देने का हकदार है। इस मामले में सरोजा अम्मल ने टाइटल की घोषणा की और कुछ संपत्तियों के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक
वाद दायर किया गया था। उसका दावा था कि मुनीसामी चेट्टियार की आखिरी वसीयत और वसीयतनामे पर आधारित था। उसने अपने नाम पति होने का दावा किया गया था। ट्रायल कोर्ट ने वाद का फैसला सुनाया और प्रथम अपीली अदालत ने प्रतिवादी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। मद्रास हाई कोर्ट ने द्वितीय अपील अनुमति दी और वाद को खारिज कर दिया। सॉरी, एक और रह चुका है यार साथी, वो क्या है कि मामला जगजीत सिंह वर्सेस बनाम आशीष मिश्रा मेन्यू अन्य आपराधिक अपील। तो इसमें होता है कि किसी भी आरोपी को ट्रायल के लंबित रहने तक भी ना खत्म होने वाली हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। जब उसकी ट्रायल खत्म होगी तो फिर आप उनको हिरासत में क्यों रख रहे हो, यानी कि पहले रख रहे थे। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से दे दिया। मामला ये है कि जगजीत सिंह वर्सेस अन्य बनाम आशीष मिश्रा मोनू और अन्य तो इनमें देख लेते हैं हम कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना क्या पक्ष रखा है। आरोपी को जमानत लेने के अधिकार की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब वो जमानत की ये लेता ना अर्जी या अधिकार, किसी भी आरोपी को ट्रायल से संबंधित रहने तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यानी पहले ट्रायल तक संबंधित हिरासत में रखा जाता था, जो कि अब नहीं रखा जाएगा। ये केस बोल देना जो भी अधिवक्ता है हमारे साथियों कि भाई आप इनको नहीं रख सकते हो इतनी टाइम तक। ये सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है। बेबुनियादी अनुमान हो कोर्ट ने ये टिप्पणी की कि लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी को मद्रास हाई कोर्ट द्वारा उसे दी गई थी। जमानत रद्द करने के बाद हाई कोर्ट में मामले को वापस भेजते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ, यानी इसमें मेन पीठ देखती इस मामले को, हाई कोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर दिया गया क्योंकि ये अप्रासंगिक विचारों पे, यानी हाई कोर्ट ने बहुत जल्दबाजी में फैसला सुना दिया। साथ ही अदालत ने मिश्रा के वकील द्वारा व्यक्त की गई आशंका को ध्यान में रखा कि जमानत रद्द करने को जमानत लेने के उनके अधिकार अनिश्चितकालीन समाप्ति माना जाएगा। यानी कि हर बार नहीं माना जाएगा, अनिश्चितकालीन जो उनके अधिकार है उनको समाप्ति माना जाएगा। देखते हैं उनमें कोलेजियम में कौन क्या है और मेन मुख्य पीठ को भी देख लेते हैं, इसमें कितनी पीठ बैठती है और उसके अंडर कितने जज होते हैं। कुछ मेन 5 सीनियर मोस्ट जज की बेंच बैठती है। तो वर्तमान में कोलेजियम के सदस्य, वैसे कोलेजियम के सदस्य तो 34 है, पर हम यहाँ पे सीनियर मोस्ट जज की बात करते हैं जो मेन बेंच के सदस्य है, यानी कि पीठ की जज है जिनकी तरफ से फैसला लिया जाता है। हर इसमें जस्टिस एन वी रमन्ना इन भारत के तो मुख्य न्यायाधीश है, ये सभी को न्याय याद होगा। दूसरा उदय उमेश ललित, ये भी एक जज है जो कि इनकी भी पीठ है। उसके बाद में अजय मणिकराव खानविलकर, इनकी भी एक पीठ है। धनंजय चंद्रचूड़, ये भी एक जज है जो कि इनकी भी पीठ है। और 5 नंबर का जज है हमारा एल नागेश्वर राव, ये भी एक न्यायाधीश है, इनके भी जज है। ये 4 तो एक जज है और एक भारत का मुख्य न्यायाधीश है, इनकी स्पेशल पीठ है। तो इस प्रकार से हमारे भारत की कोलेजियम में 5 जजों की स्पेशल बेंच बैठती है। ये बेंच है। अगर साथियों वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, और इसी प्रकार से मैं सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट इसी अपने लीगल लॉ स्टडी पर अपलोड करता रहता हूँ। तो कैसा लगे वीडियो, आपको समझ में आए, लाइक और ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते इसी के साथ में अगले वीडियो की तरफ।